हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं और न्यूमेरिकल चल भी रहा है। थ्योरी के 80% पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। जो पार्ट बचे होंगे उस पर भी आज हम लोग डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल को बहुत बारीकी से कॉन्सेप्ट के साथ समझने का प्रयास करेंगे। न्यूमेरिकल को जब आप करेंगे ना तो आपका कॉन्सेप्ट अपने आप रूबरू मतलब आप क्या है ना, कॉन्सेप्ट से रूबरू होते चले जाएंगे। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। दूसरी बात एक और है कि आप जो पढ़ रहे हैं तो एक तरीका होता है कि भाई चलो काम चलाओ पढ़ना, एक होता है कि पूरे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना। तो बात केवल आज मैं आपको एकेडमिक के लिए मैं आपको तैयार नहीं कर रहा हूं, मैं आपको कंपटीशन के लिए भी तैयार करने का प्रयास कर रहा हूं। जिसकी सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि किसी भी इमारत के पीछे उसका जो नींव होता है वो बहुत बड़ा रोल अदा करता है। तो दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे, पहले नींव को क्या करेंगे, मजबूत करेंगे। नींव को मजबूत करने के बाद तब जाकर के फिर एक अच्छा इमारत बनकर के तैयार होगा जो काफी मजबूत होगा, काफी दिनों तक चलेगा। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आपको जैसा कि जानकारी है कि मैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा रहा हूं, उसमें क्या क्या चीजें हो सकती है मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। आपकी भी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सर के चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सर आपके लिए अच्छी से अच्छी चीजें कर रहे हैं। और प्लस आप मैं जो भी वीडियो आपके लिए अपलोड करूंगा, जाहिर सी बात है कि वो बहुत चुनिंदा वीडियो होंगे और पूरी तैयारी के साथ होंगे। तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हाँ, उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। इसके लिए जो सबसे मेन चीज है वो है कि चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, जुड़िए और अच्छी अच्छी चीजों का आनंद लेते रहिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन का, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट का। ठीक है, तो हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं और चीजों को अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। बोर्ड पे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बड़ा आराम से थोड़ा देखिए। पहले देखिए, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इफ E is equal to 3i cap plus 3j cap minus k cap through the surface of the area 20 unit in the yz plane, तो फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दैट एरिया। अभी कुछ दिनों पहले जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की चर्चा अभी हम लोग किए थे पिछले वीडियो में या उससे पहले वीडियो में, तो हम लोगों ने यह पाया था कि भाई फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं फाई ई से, और फाई ई बराबर हमको मिला था ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, जिसमें डीएस वेक्टर को हम लोगों ने एरिया वेक्टर कहा था और ई वेक्टर क्या हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, चूंकि क्या है वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए इसको वेक्टर में रिप्रेजेंट किया गया। और इनके बीच का कैसा ये प्रोडक्ट हो रहा है, स्केलर प्रोडक्ट, इसीलिए हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्या कहते हैं, याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कोई पूछेगा आपसे कि वेक्टर क्वांटिटी की स्केलर क्वांटिटी, तो आप क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। आपके मन में क्वेश्चन हो रहा होगा कि सर ए भी वेक्टर फिर स्केलर कैसे, तो आप देख रहे होंगे इनके बीच में जो प्रोडक्ट हो रहा है वो वेक्टर प्रोडक्ट ना होगी, कौन सा प्रोडक्ट हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। कौन सा प्रोडक्ट हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है आपका क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। ये बात ठीक है। उसके बाद अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो पहले हम सॉल्व यहां लिखेंगे सॉल्यूशन, फिर लिखेंगे दैट इज अ गिवन दैट। गिवन दैट मतलब क्या दिया हुआ है, तो देखिए क्या दिया हुआ है, E इज इक्वल टू दिया है 3i कैप प्लस 3j कैप एंड माइनस k कैप, ये E दिया हुआ है। अब E दिया हुआ है यहां तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। ये कह रहा है थ्रू द सरफेस ऑफ द एरिया 20 यूनिट इन द वाइजेड प्लेन। तो जब वाइजेड प्लेन की बात कर दी और E यहां देख रहे होंगे आई कैप लिखा है, जे कैप लिखा है, के कैप लिखा है, तो आप एक 3 डायमेंशन प्लेन बना लीजिए। 3 डायमेंशन प्लेन मतलब कुछ हो गया ऐसा, ये आपका बन गया। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये हो गया आपका वाई एक्सिस हो गया, और ये हो गया आपका जेड एक्सिस हो गया। अब बात किसका किया जा रहा है, वाईजेड प्लेन का, मतलब इधर की बात हो रही है। तो वाईजेड प्लेन का जो क्या बोलते हैं, वाईजेड प्लेन सरफेस का जो एरिया है वो कितना है, 20 यूनिट दिया हुआ है। ठीक है, और आपको एक बात ये भी पता है कि सरफेस के जो परपेंडिकुलर वेक्टर होता है उसको एरिया वेक्टर कहते हैं, जिसको हम छोटा पार्ट रहता है तो डीएस से रिप्रेजेंट करते हैं, बड़ा पार्ट रहता है तो एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम पूरे पार्ट को लेके चलेंगे, मतलब हम एस को लेके चलेंगे, और एरिया वेक्टर जो होता है वह सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो मुझे आप एक बात बताइए, जो वाईजेड प्लेन है, जो प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर कौन होगा, उसके परपेंडिकुलर जाहिर सी बात है यही होगा, अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन हो गया एस वेक्टर का, वो किधर हो गया, अलोंग एक्स एक्सिस हो गया। ये कंफर्म हो गया आपको।
और आपको ये भी पता है कि अगर अलोंग एक्स एक्सिस आपका क्या हो गया, एरिया वेक्टर हो गया, और आपका एरिया दिया हुआ है कितना एस, और इसके परपेंडिकुलर हो गया एरिया वेक्टर, और जिधर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होता है उधर ही किसका डायरेक्शन होता है, यूनिट वेक्टर का, और एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है वह कितना होता है, आई कैप होता है। ये सारी बातें क्लियर है। और आपको ये भी पता है कि अगर हमको सरफेस पता है, और अगर हमको वेक्टर पता है, और हमको अगर यूनिट वेक्टर पता है, तो इनके बीच का एक रिलेशन आपको जानकारी है कि एस वेक्टर बराबर एस आई कैप, मतलब एस वेक्टर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एस आई कैप लिख सकते हैं। और आपको यह भी पता है कि एस एस मतलब क्या है, सरफेस का एरिया, सरफेस का एरिया कितना दिया 20 यूनिट्स, मतलब एस की जगह हम लिख सकते हैं 20, और आई कैप मतलब आई कैप, इसका मतलब एस वेक्टर जहां आएगा हम वहां 20 आई कैप लिख सकते हैं। ई आपको दिया हुआ है, फ्लक्स मांग रहा है, तो हमको पता है कि वी नो दैट फ्लक्स इक्वल टू दैट इज ई वेक्टर एंड डॉट एस वेक्टर। ई वेक्टर कितना दिया हुआ है 3 आई कैप एंड प्लस 3 जे कैप माइनस के कैप एंड डॉट एस कितना दिया हुआ है, एस क्या, एस वेक्टर, एस वेक्टर आपने कितना निकाला हुआ है 20 आई कैप, तो आपने लिख दिया 20 आई कैप। अब इसका क्या करवा दीजिए, आपको जानकारी है कि कैसे इसका प्रोडक्ट कराया जाता है, तो करा दीजिए। तो 20 इंटू 3 कितना हो गया 60, और आई कैप डॉट आई कैप, तो ये हो गया आई कैप डॉट आई कैप, ये प्लस है तो प्लस 20 इंटू 3 कितना हो गया 60, जे कैप डॉट आई कैप, तो लिखेंगे जे कैप डॉट आई कैप, ठीक है। माइनस है तो माइनस 20 इंटू यहां कितना हो जाएगा, कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, तो 20 इंटू 1 कितना 20, के कैप डॉट आई कैप, तो लिखेंगे के कैप डॉट आई कैप। चलिए सॉल्व करिए, तो 60 का 60, अब आई कैप डॉट आई कैप निकालना है, तो उसके लिए आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे आपको देखिए आई कैप है और डॉट आई कैप है, तो जैसे आप एक बात बताइएगा, जब ए कैप ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर होता है तो क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, या पढ़े ही है। तो आई कैप डॉट आई कैप, तो आई कैप भी एक वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, आई कैप भी एक यूनिट वेक्टर है, और इनका जो मॉड होगा, आई कैप का जो मॉड होता है यूनिट वेक्टर का, वह कितना होता है 1 होता है, मतलब आई कैप का जो मैग्नीट्यूड होता है वह 1 होता है, तो इसके हिसाब से कितना हो जाएगा, दैट इज द मॉड ऑफ आई कैप, मॉड ऑफ आई कैप और कॉस, और थीटा मतलब हो गया आई कैप आई कैप, तो आई कैप क्या हो गया सेम हो गया, तो सेम हो गया, थीटा कितना हो गया 0 डिग्री, तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, आई कैप का मॉड कितना होता है 1, ये हो गया 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना हो गया 1, इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो 60 आई कैप डॉट आई कैप हो गया कितना हो गया इंटू 1, और प्लस 60 है तो 60 इंटू जे कैप डॉट के कैप, तो आपको ये भी पता है कि यहाँ क्या हो जाएगा मॉड ऑफ जे मॉड ऑफ के, मतलब 1 इंटू 1, और जे और के का जो क्या बोलते हैं एंगल होगा वो कितना होगा, जे मतलब हो गया अलोंग वाई एक्सिस, के मतलब हो गया अलोंग जेड एक्सिस, और आपको जानकारी इनके बीच का एंगल कितना होता है 90 डिग्री, तो cos 90 मतलब 0, मतलब ये पूरा पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा 0, और 0 इंटू 60 करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 प्लस माइनस 20, फिर सेम प्रोसेस के और आई के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो यहाँ कितना हो जाएगा, अभी कितना हो जाएगा 0, मतलब ये पार्ट 0, ये वाला पार्ट 0, बचा कितना 60 बचा, और ये क्या है फाई ई। और आपको ये भी जानकारी है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो क्या होता है यूनिट होता है, वो कैसे आप पता करेंगे, तो आप ऐसे पता करेंगे, देखिए जैसे आपको जानकारी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में कि फाई ई बराबर क्या होता है हमारा ई इंटू एस, ई क्या होता है न्यूटन पर कुलाम, एस क्या होता है मीटर स्क्वायर, मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम, दिस इज द यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो फाई इज इक्वल टू 60, दिस इज द न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम। इसका एक और यूनिट होता है, वो भी आप चेक कर लीजिएगा कि उसको कैसे क्या यूनिट होता है और कैसे वो आता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आपके पास है तो आप इसको सॉल्व ऐसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लिख लीजिए अच्छे से, समझ लीजिए, फिर बताइए। कुछ भी दिक्कत हो कमेंट के माध्यम से आपकी हमारी बात हो सकती है और आप अपनी बात को रख सकते हैं। अब आगे बात करते हैं। आगे लिखा हुआ है फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर। इस बात को समझने से पहले मैं थोड़ा आपसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की चर्चा करना चाहता हूं। किसकी? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ना, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की
अगर चर्चा हो जाए तो चीजों को समझना आसान हो जाए। देखिए, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये हो गया कि चार्ज का फैलना। अब चार्ज का फैलना, ठीक है, चार्ज का फैलना मतलब क्या हो गया? जैसे देखिए, इसमें जो हम कंडीशन पढ़ेंगे वो 3 कंडीशन पढ़ेंगे। पहला, लॉन्ग वायर के लिए। दूसरा, सरफेस के लिए। और तीसरा, वॉल्यूम के लिए। जब चार्ज, ठीक है, जब चार्ज लॉन्ग वायर में क्या होगा? कंटिन्यूअस मैनर में। किस मैनर में? कंटिन्यूअस मैनर में क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा। डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, ठीक है। जब बात सरफेस की करेंगे तो जब सरफेस कंटिन्यूअस मैनर में मतलब कहीं ज्यादा कहीं कम ऐसा नहीं, एकदम समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इसे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। वॉल्यूम की बात करेंगे तो कंटिन्यूअस मैनर में जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, कहां? वॉल्यूम में। कंटिन्यूअस मैनर में चार्ज यहां डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कहां? लॉन्ग वायर पे। कंटिन्यूअस मैनर में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है सरफेस पे। कंटिन्यूअस मैनर में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वॉल्यूम पे। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। चलो ठीक। अब दोस्तों यहीं पर समझना है। जय, थोड़ा बात करते हैं। जैसे मान लीजिए वायर है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया कंटिन्यूअस मैनर में। यह जो डिस्ट्रीब्यूशन हमारा हो गया वह क्या हो गया? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है। अब अगर मैं पूछूं कि लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना होगा, तो आप बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। और लैम्डा बराबर चार्ज क्या है? मान लेते हैं क्यू। तो क्यू अपान कहां तक हुआ है? मान लेते हैं इसका लेंथ कितना है? एल। तो क्यू बाई एल, ये आपका हो गया लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब मान लीजिए कोई सरफेस दिया है, ठीक है, कोई सरफेस दिया है और चार्ज कंटिन्यूअसली क्या है? कंटिन्यूअस मैनर में क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड है। मान लेते हैं सरफेस कितना है? सरफेस का एरिया कितना है? एस। तो जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा क्या होगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा, एंड सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एस। दिस इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। टोटल चार्ज और कहां डिस्ट्रीब्यूट है? सरफेस पे। तो क्यू बाई एस, दैट इज अ सिग्मा, एंड सिग्मा इज नथिंग सरफेस चार्ज डेंसिटी। और चार्ज के इस प्रकार के फैलने को, इस प्रकार के डिस्ट्रीब्यूट को हम लोग कहते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। आफ्टर दैट अगर हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई 3 डायमेंशन, जैसे मान लीजिए 3 डायमेंशन हो गया। जैसे मान लीजिए क्या आपका स्फीयर है। अब इसमें क्या चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है किस फॉर्म में? कंटिन्यूअस मैनर में है। कंटिन्यूअस मैनर में जैसे मान लीजिए बॉल होता है, बॉल क्या 3 डायमेंशन होता है? चूड़ी जो होता है आपका, बैंगल, वो क्या होता है आपका? 2 डायमेंशन होता है, दैट इज अ सर्कल, बैंगल इज अ सर्कल एंड द बॉल इज अ स्फीयर, ओके। तो कंटिन्यूअस मैनर में अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो अगर मैं बात करूं कि इसका वॉल्यूम, जब जाहिर सी बात है 3 डायमेंशन की बात आएगी तो वॉल्यूम की बात आएगी, 2 डायमेंशन की बात आएगी तो सरफेस एरिया की बात आएगी, 1 डायमेंशन की बात आएगी तो लीनियर की बात आएगी। तो जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगा रिप्रेजेंटेड बाय रो। दिस इज द रो, एंड रो इज नथिंग, दैट इज द क्यू बाई भी, टोटल चार्ज एंड टोटल वॉल्यूम। तो आपको ये जानकारी हो गया। अब इसके बाद जब हम लोग चीजों को समझेंगे तो ज्यादा समझ पाएंगे। जैसा कि देखिए क्या क्या निकालना है हमें?
फील्ड निकालना है, फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर। मतलब एक वायर है, वह इनफाइनाइटली लॉन्ग है और चार्ज इस पे क्या हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट है। कैसा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब जाहिर सी बात है चार्ज रिस्पॉन्सिबल होते हैं फील्ड के लिए, तो ये जो पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसके कारण, ठीक है, इसके कारण हमें क्या निकालना है, फील्ड निकालना है। और फील्ड निकालना है तो मान लेते हैं कि इस चार्ज से इस आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है और यहीं पर हमको क्या निकालना है, फील्ड निकालना है। तो एक बात दिमाग में बैठाइएगा कि जितने डिस्टेंस पे, मान लीजिए अगर मैं एक आर डिस्टेंस और बनाऊं तो भी पॉइंट यहां आएगा, आर डिस्टेंस पॉइंट यहां पर आएगा। कहीं ना कहीं जब हम इस पॉइंट को मिलाएंगे तो मिलाने के बाद सिमेट्री के हिसाब से, किसके हिसाब से, सिमेट्री के हिसाब से, सिमेट्री के हिसाब से हमें जो गॉसियन सरफेस मिलेगा वो क्या मिलेगा, सिलेंडर मिलेगा। क्या मिलेगा, गॉसियन सरफेस मिलेगा, वो क्या मिलेगा हमको, सिलेंडर मिलेगा। क्या मिलेगा, सिलेंडर मिलेगा। ठीक है, सिमेट्री का मतलब आपको पता है कि जो चार्ज है उससे इक्वी डिस्टेंस की बात की जाएगी। किसकी, किससे बात की जाएगी, इक्वी डिस्टेंस पे। जाहिर सी बात है इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट पे भी उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस पॉइंट पे भी उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस पॉइंट पे भी उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर है तो उसमें हम लोगों ने वायर का कुछ हिस्सा ले लिया। मान लेते हैं हम लोगों ने कितना हिस्सा ले लिया, दैट इज एल लेंथ ले लिया। ओके, उसके बाद क्या हुआ कि इस वायर में क्या फैला हुआ है, चार्ज फैला है और चार्ज के कारण हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हमने आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट लिया, फिर यहां से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट लिया। सभी पॉइंट को जब हम मिलाते हैं तो एक सरफेस हमको मिला, वह सरफेस क्या है, गॉसियन सरफेस। और हमें चूंकि निकालना है, क्या निकालना है, फील्ड। क्या निकालना है, फील्ड। तो आपको एक बात की जानकारी होगा कि फाई बराबर होता है ई वेक्टर ई डी एस कॉस थीटा। मतलब कहीं ना कहीं हम गॉस थ्योरम अगर लगाते हैं फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, तो हम कहीं ना कहीं इन फार्मूला से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो चलिए थोड़ा बात करते हैं। बात कैसे करेंगे, आपको एक बात पता है कि यहां पर जो सरफेस आपको दिख रहा है वह सरफेस क्या है, गॉसियन सरफेस है। गॉसियन सरफेस क्या होता है, एक इमेजिनरी सरफेस हो गया। और हम इसका प्रयोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। और यह क्या है, आपका वायर है। वायर कैसा है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है। हम लोगों ने क्या एल लेंथ ले लिया और हम लोगों ने आर डिस्टेंस पर यहाँ पर आर डिस्टेंस पे, यहाँ पर आर डिस्टेंस, ठीक है, सभी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम होगा बाय सिमेट्री। और उसके बाद इन पॉइंट को जब मैंने मिलाया तो मुझे क्या मिला, गॉसियन सरफेस मिला। और वो गॉसियन सरफेस कैसा है, सिलेंडर है। यहाँ पर हमको तीन सरफेस समझ में आ रहे हैं। एक समझ में आ रहा है दैट इज द अपर, एक समझ में आ रहा है दैट इज अपर सरफेस। तो अपर सरफेस का नाम हम दे देते हैं, दैट इज, इसका नाम हम दे देते हैं मान लीजिए S2। और एक हमको सरफेस समझ में आ रहा है नीचे लोअर सरफेस, इसका नाम देते हैं S3। और एक बीच का सरफेस हमको समझ में आ रहा है, इसका नाम हम दे देते हैं S। ठीक है, तो टोटल कितने सरफेस हो गए, तीन सरफेस हो गए। मान लीजिए इसका नाम दे देते हैं SN दे देते हैं, SN। चलिए अब एक बात बताइएगा कि जैसे चार्ज होता है तो चार्ज से क्या निकलती है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस निकलती है। तो सरफेस से परपेंडिकुलरी नॉर्मली जो जितने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस निकलते हैं उसी को हम उस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो इतने सारे जो चार्ज हैं तो इस चार्ज से क्या निकलेगा, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस निकलेगा। तो हमने बनाया क्या है, गॉसियन सरफेस बनाया है। तो इस सरफेस से हो करके वह क्या, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जाएंगे, जो नॉर्मली जाएंगे वही हमारे क्या होंगे, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होंगे, थ्रू द सरफेस होंगे। तो हम एक काम करते हैं, इस सरफेस का हमने एक छोटा सा एरिया ले लिया, दिस एरिया। और इस सरफेस का हमने एक छोटा सा एरिया ले लिया, दिस एरिया। और इस सरफेस का हमने एक छोटा सा एरिया ले लिया, दिस एरिया। मुझे एक बात बताइएगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वह किधर होगा। जैसे प्लस चार्ज है, क्यू है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऐसे होगा, ठीक है, ठीक है ना। अब जैसे ऐसे समझिएगा कि प्लस चार्ज से जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज जाती है वो क्या जाती है, बाहर की तरफ जाती है। अब यहां पर मुझे एक बात बताइएगा कि जिस हिसाब से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वायर में, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ जो फोर्सेज होंगी, ठीक है, वह बाहर की तरफ ऐसे जाएंगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपका किधर हो गया, इधर हो गया। इधर होने का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग
आपका क्या हो गया, दैट इज अ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ठीक है, ठीक है। अच्छा, और आपको ये भी पता है कि जो चार्ज है, चार्ज से जो लाइन सरफेस को नॉर्मली क्रॉस करेगी वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स में काउंट होगा। ये भी बात ठीक है। ओके, तो मुझे बताइएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का आपका डायरेक्शन हो गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग, 3 सरफेस दिया हुआ है। तो अभी हम बात कर लेते हैं पहले एसएन सरफेस के लिए। एसएन सरफेस मतलब ए वाला पार्ट ना। बात किसके लिए कर लेते हैं, फॉर एसएन सरफेस इलेक्ट्रिक फ्लक्स मान लेते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट इज फाई 1 इज इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है, ई एस कॉस थीटा, लिखेंगे ई एस चूंकि छोटा पार्ट लिए तो डी एस एन कॉस थीटा, तो कितना हो जाएगा ई डी एस एन, और कॉस थीटा मतलब थीटा एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन एरिया क्या बोलते हैं, थीटा मतलब हो गया एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर का आप देखिए थोड़ा ध्यान से, यह सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर किधर हो गया, इधर हो गया, क्योंकि सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। और यह क्या हो गया आपका डीएसएन वेक्टर, और इधर क्या हो गया, इधर ही क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इनके बीच का जो एंगल आ रहा है वो कितना आ रहा है, थीटा बराबर 0 डिग्री। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा cos 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो यहाँ हमको मिल गया ई डी एस एन दैट इज फाई 1 मिला, मतलब थ्रू द सरफेस एस एन, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर जब बात करते हैं फॉर कौन सी सरफेस, S2, फॉर S2 सरफेस जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे दैट इज फाई 2, वह कितना हो जाएगा, तो फाई 2 बराबर क्या फार्मूला हो जाएगा, S2 की बात कर रहे हैं तो हो जाएगा ई डी एस टू कॉस थीटा। तो यहां ध्यान से देखिएगा, ई डी एस टू और कॉस थीटा मतलब एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो S2 का एरिया वेक्टर किधर होगा, परपेंडिकुलर दिस सरफेस, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर है। तो कहीं ना कहीं ये ऊपर हो गया और ये वाला ऐसे हो गया, तो इनके बीच का जो एंगल हो गया कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ cos थीटा हो जाएगा cos 90 की वैल्यू 0, तो पूरा पार्ट कितना हो जाएगा 0 हो गया। चलिए फिर फॉर S3 सरफेस फाई 3 इज इक्वल टू ई डी एस थ्री कॉस थीटा। तो थीटा बिटवीन दिस, देखिए S3 है, इसके परपेंडिकुलर क्या हो गया, एरिया वेक्टर हो गया, ये क्या हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इनके बीच का एंगल कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। तो cos 90, तो ई डी एस टू cos 90 मतलब 0 इंटू 0, तो पूरा वैल्यू कितना हो गया 0 हो गया। मतलब आप इस सरफेस के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पाए वो 0, इस सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो पाया वो 0, और इस सरफेस के थ्रू जो आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पाया वह ईडीएसएन पाया। इसका मतलब जब हम बात करेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस दैट इज कितना हो जाएगा, थ्रू द सरफेस कितना हो जाएगा फाई इज इक्वल टू, तो फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, फाई इज इक्वल टू हो जाएगा जब हम बात करेंगे एस एन का, तो हमें कितना मिल जा रहा है फाई 1, हाँ फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। फाई 1 हमने कितना पाया ई डी एस एन, फाई 2 हमने कितना पाया 0, फाई 3 हमने कितना पाया 0। तो मतलब एक्चुअल में फाई जो हमको टोटल मिला वो कितना मिल गया ई डी एस एन, और ई डी एस एन का मतलब हो गया, आप ऐसे समझिए कि जब हम फाई टोटल की बात कर दिए हैं तो डीएसएन क्या है, एक छोटा सा पार्ट है, और जब हम फाई की बात कर दिए, जब डीएसएन लेंगे तो यहां पर जो फाई होगा वो क्या हो जाएगा डी फाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी फाई। लेकिन जब फाई टोटल लेंगे तो ई डीएसएन का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन हो जाएगा, दैट इज अ क्लोज सरफेस। तो क्लोज सरफेस हो जाएगा, तो अभी जो हम छोटा सा पार्ट लिए हैं तो इंटीग्रेशन करने पे पूरे पार्ट का निकल जाएगा। तो थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं।
इसको जब सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, थोड़ा सा हमको स्पेस चाहिए, तो इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा क्या होगा, फाई टोटल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ईडीएसएन, ई को बाहर निकालिए, इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा डीएसएन, और आपको ये भी पता है कि ई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डीएसएन मतलब इस वाले पार्ट का जब इंटीग्रेशन पूरे सरफेस के लिए करेंगे तो इस पूरे सरफेस को क्या बोला जाता है, दैट इज अ 2 पाई आर एल कहा जाता है। और फाई टोटल मतलब फ्लक्स, और आपको ये भी पता है गॉस थ्योरम से कि फ्लक्स बराबर होता क्या है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। चूंकि आपको ई निकालना है तो आप ई इसको नीचे भेजिए तो कितना आ जाएगा, क्यू अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन जीरो एल, और ई इज इक्वल टू, चूंकि यह कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू क्या होती है, क्यू बाई एल। तो जहां भी क्यू बाई एल दिखे वहां लैम्डा रख दीजिए। तो यहाँ देखिए आपको क्यू बाई एल दिख रहा है, तो यहाँ आप क्या रख देंगे लैम्डा, तो ऊपर हो जाएगा लैम्डा और नीचे आ जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन जीरो आर। तो यह आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लीनियर चार्ज distribution, due to a linear charge distribution, field due to a linear charge distribution on infinitely long charged wire। ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड निकल करके आ गया। नेक्स्ट वीडियो में और न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, जुड़िए, अभी बहुत सारी बातें हम लोगों को डिस्कस करना बाकी है। और एक बात जान लीजिए, मैं अगर एक चैप्टर कंप्लीट कर लूंगा तो लास्ट में उसकी मैं समरी, मतलब एक तरह से मैं रिवीजन भी करवा दूंगा। कहीं से कुछ छूटना नहीं चाहिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कहीं से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन भैया मेरे दोस्त, मेरे चैनल सब्सक्राइब करो यार, वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन पहुंचे, उसका लाभ लो यार। क्या बोलूं मैं, जय हिंद, जय हिंद। ठीक है, मैं अब क्या बोलूं आपको, बस यही कहूंगा, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रक्रियाएं चल रही हैं, प्रोसेस चल रहे हैं, कॉन्सेप्ट डिस्कस हो रहे हैं, ऐसे ही होते रहेंगे। बस एक बात मानिए, क्या वीडियो पूरा देखा करिए, चैनल को सब्सक्राइब किया करिए। गुरु की बात को माना जाता है, जिसने भी माना है वह जीवन में बहुत कुछ पाया है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जब मैं आपके लिए पूरे ईमानदारी से समर्पित हूं तो ये आपकी भी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपका समर्पण भी उस लेवल का होना चाहिए। दूसरा चीज, आपके पास, आपके सामने क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको पिछले वीडियो में एक चीज डिस्कस किया हुआ है, बताइए क्या डिस्कस किया हमने? वो डिस्कस मैंने यह किया था कि जब बात थी इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो हमें क्या मिला था, दैट इज ई इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन जीरो आर मिला था। अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन थोड़ा समझिएगा, एक सिलेंडर दिया हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं एक सिलेंडर मतलब एक सरफेस दिया हुआ है। चलिए, आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है थ्रू द सिलेंडर, मतलब थ्रू दिस सिलेंडर मतलब सरफेस। आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, बात करते हैं। ये बताइए, यहां सिलेंडर के कितने पार्ट दिख रहे हैं? एक पार्ट को हम दे देते हैं S1, एक पार्ट ये वाला दिख रहा है बीच वाला पार्ट, इसको बोल देते हैं S2, और एक पार्ट यहां दिख रहा है, दैट इज S3। अब एक काम कर लेते हैं कि इस S3 का एक पूरा पार्ट क्या हो गया, S3 हो गया, तो इसका एक छोटा पार्ट ये ले लेते हैं, दैट इज DS3। इसका भी एक छोटा पार्ट ले लेते हैं, दैट इज DS2, और इसका भी एक छोटा पार्ट ले लेते हैं, दैट इज DS1। ठीक है,
और हमें निकालना है फ्लक्स। क्या निकालना है? फ्लक्स निकालना है। तो जो फ्लक्स होगा आपका, ठीक है, जो फ्लक्स होगा आपका, अब एक बात और ये कह रहा है कि ये सिलेंडर रखा कहां गया है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। सिलेंडर को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। इसका मतलब ये हुआ कि इस सरफेस से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जाएंगी, लेकिन हम उसी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को काउंट करेंगे कि जो क्या होंगी? नॉर्मली होंगी। और इसी नॉर्मल इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, नॉर्मली मतलब किसके? सरफेस के। और इसी को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के रूप में देखते हैं और हमें वही निकालना है। तो फाई ई के लिए, फाई मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए, कहीं ना कहीं हमको मिलेगा फाई वन प्लस फाई टू प्लस फाई थ्री। फाई वन हमने ले लिया S1 सरफेस के लिए, फाई टू हमने ले लिया S2 सरफेस के लिए, फाई थ्री हमने ले लिया S3 सरफेस के लिए। तो बारी बारी निकालिए। पहले निकालिए फॉर S1। तो S1 में आप एक चीज देख रहे होंगे। क्या देख रहे हैं? कि सिलेंडर को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। और यहां पर एक बात है जो छूट गया है। वह बात क्या है? बात यह है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वह सिलेंडर के एक्सिस के क्या है? पैरेलल है। क्या है? पैरेलल है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किधर है? इधर है। एक्सिस किधर है? यही आपका एक्सिस है। और इस एक्सिस के क्या है? पैरेलल है। कितने सरफेस मिल गए? S1, S2, S3। तो बात पहले किसके लिए कर रहे हैं हम? S1 के लिए कर रहे हैं हम। तो S1 का एरिया वेक्टर किधर होगा? परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस इधर होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है आपका? इधर है। दोनों कितना एंगल बनाएंगे? 180 डिग्री बनाएंगे। तो फॉर S1 के लिए हम जब फ्लक्स निकालेंगे दैट इज अ फाई वन, और फाई वन इक्वल टू क्या हो जाएगा? ES1 cos थीटा। cos थीटा कितना हो जाएगा? cos 180। यहां हो जाएगा ES1 cos 180 को क्या लिख सकते हैं? 90 प्लस 90। और ES1 और 90 प्लस 90 मतलब 90 प्लस थीटा कितना होता है? 90 प्लस थीटा कितना होता है? माइनस साइन थीटा। तो माइनस ES1 साइन थीटा मतलब साइन 90। साइन 90 की वैल्यू 1 मतलब फाई वन हमको कितना मिल गया? माइनस ES1 मिल गया हमको फाई वन। चलिए, वो किसके लिए हो गया? फॉर S1। अब हम बात करेंगे फॉर S2 के लिए बात करेंगे। तो हम क्या निकालेंगे? फाई टू। और फाई टू बराबर क्या हो जाएगा? ES2 cos थीटा। तो फाई टू S2 कहां है? S2 यहां है। इसका जो आपका एक सरफेस ये हो गया आपका S2 वाला, और S2 वाला ये भी सरफेस हो गया। इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, एंगल कितना बना? 90। इसका एरिया वेक्टर नीचे और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे? ऐसे। कितना एंगल बन गया? 90। तो यहां लिखेंगे cos 90। cos 90 की वैल्यू 0, तो पूरी वैल्यू 0 मतलब फाई टू 0 मिल गया। फिर फॉर S3, फाई थ्री इक्वल टू कितना हो जाएगा? ES3 cos थीटा। S3 कहां पर है? यहां पर है। इसके परपेंडिकुलर सरफेस ये हो गया आपका। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? इधर ही है। इनके बीच का एंगल कितना हो गया? थीटा बराबर 0। तो ES3 cos 0 मतलब जो हमको मिल गया कितना मिल गया? ES3 मिल गया। एक्चुअल में जहां S2 S3 लिखा हुआ है उसको आप क्या कर दीजिए? DS2 DS3 DS1 क्योंकि आपने छोटा पार्ट लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है? छोटा पार्ट लिया हुआ है। तो जो वैल्यू भी आएगी वो आएगी D51, D52 और D53। ओके, चलिए अब उसके बाद हम क्या करेंगे? टोटल फ्लक्स हमको निकालना है। तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा आपका? टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा आपका? टोटल फ्लक्स दैट इज अ फाई टोटल। तो कितना हो जाएगा आपका? इंटीग्रेशन ऑफ D51, इंटीग्रेशन ऑफ D52, इंटीग्रेशन ऑफ D53, क्लोज सरफेस। यहां से फाई टोटल कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ D51 करेंगे तो आएगा फाई वन, फाई टू प्लस फाई थ्री। आपका डाउट क्लियर कर दे रहा हूं मैं। फाई वन कितना हो गया आपका? फाई वन माइनस ES1। तो आप लिखेंगे फाई वन की जगह माइनस ES1।
फाई टू कितना हो गया आपका, डी फाई टू जीरो, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई टू कितना आएगा, वो भी आएगा जीरो। और क्या हो गया आपका S3 कितना हो गया आपका, S3 हो गया आपका ES3, तो आप लिख देंगे ES3 हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद फाई टोटल, यहां से कितना मिल गया हमको, E कॉमन ले लीजिए, कितना हो गया S3 माइनस S1 हो गया। S3 क्या है, ये वाला पार्ट, S1 क्या है, ये वाला पार्ट, इसका एरिया और इसका एरिया क्या होगा, सेम, तो सेम माइनस सेम, जीरो इंटू E जीरो, इट मीन्स दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस सिलेंडर दैट विल बी जीरो। ओके ओके एंड ओके। अब बात करते हैं किसके बारे में, अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि लॉन्ग चार्ज वायर है, अगर चार्ज कंटिन्यूअस मैनर में डिस्ट्रीब्यूट है तो आपने कह दिया, क्या कह दिया, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और सरफेस पे अगर डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो क्या हो जाएगा आपका, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां पर आप देख रहे होंगे सरफेस है, मतलब कहीं ना कहीं बात आ गई किसकी, सरफेस की आ गई, तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, सिग्मा बराबर क्यू बाई एस। हमें करना क्या है, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, किसके कारण, ड्यू टू अ चार्ज्ड प्लेन शीट, ड्यू टू अ चार्ज प्लेन शीट। तो प्लेन शीट मतलब कहीं ना कहीं सरफेस की बात हो रही है, तो मान लेते हैं इसका सरफेस कितना है S, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो यहां जो चार्ज होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो जैसे सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। तो आप यहां पर देख रहे होंगे, एक मैंने लिखा है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस और एक लिखा है अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बनाया मैंने। और उसके बाद हमको निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो कहीं ना कहीं हमको गॉस थ्योरम पता है और हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। तो यह चार्ज रिस्पॉन्सिबल होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए, और यह चार्ज सिमेट्री के हिसाब से मैंने एक सरफेस बनाया हुआ है, इस सरफेस का नाम क्या है, गॉसियन सरफेस। और गॉसियन सरफेस से हमको क्या मिल जाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाता है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हेल्प लेके हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देते हैं। तो इस गॉसियन सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस निकलेंगी। तो इस सरफेस कितने भाग में डिवाइड है, तो इस वाले पार्ट को S1 बोल देते हैं, इस वाले पार्ट को S2 बोल देते हैं, और इस वाले पार्ट को S3 बोल देते हैं। तो जब हम बात करते हैं किसका, S1 सरफेस का, तो S1 सरफेस में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है मान लेते हैं φ1, तो φ1 बराबर कितना हो जाएगा, E S1 cos थीटा, E S1 cos थीटा। अब E S1 cos थीटा मतलब थीटा इज द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द S1 सरफेस, S1 एरिया वेक्टर, और S1 सरफेस का एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर ही होगा, दैट इज S1। तो E और S1 के बीच का एंगल कितना हो रहा है, थीटा बराबर 0 डिग्री, तो हम यहां लिखेंगे E S1 cos 0, दैट इज E S1, दैट इज φ1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बात करते हैं S2 सरफेस, दैट इज φ2, कितना हो जाएगा, E S2 cos थीटा, तो E S2 cos थीटा मतलब द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड S2 सरफेस, वेयर इज S2 सरफेस, दिस इज द S2 सरफेस। तो इस सरफेस का जो आपका एरिया वेक्टर होगा ऐसे, इसका एरिया वेक्टर ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड या तो इधर है और या तो इधर है, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है या तो इधर है, दोनों ही कंडीशन में कितना एंगल, 90 डिग्री, यहां भी 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। इट मीन्स दैट दिस इज द cos 90, value 0, whole value 0, φ2 is 0, and for S3 surface that is the φ3 and is equal to
ठीक है, तो फाई 3 कितना हो गया, तो ये आपका कौन सा सरफेस हो गया, S3 सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां निकालना है, इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ है इसके कारण इस पॉइंट पर, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस हम कितना लेके चलते हैं, मान लेते हैं यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना r डिस्टेंस है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी क्या है, सेम ही है। तो हमें क्या निकालना है, इस ए पॉइंट पर क्या निकालना है, ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। और आप एक चीज ये भी देख रहे होंगे कि हाँ भाई यहाँ जो गॉसियन सरफेस बना हुआ, 3 बना हुआ है, एक क्या है S1, एक क्या है S2 और एक क्या है आपका S3। और इस चार्ज के कारण हमको अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता चल जाए, ठीक है, थ्रू द होल सरफेस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। और जैसा कि अभी हम लोग पहले किए भी हैं, इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 r। तो यहां पर आपको एक चीज समझना है, क्या समझना है कि जब आप S3 सरफेस की बात कर रहे हैं तो S3 सरफेस में आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और S3 सरफेस का एरिया वेक्टर किधर होगा, वो भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो मतलब यहाँ फाई 3 कितना मिल गया हमको, ई S3 cos थीटा, तो cos 0 मतलब 1, दैट इज द ई S3। और उसके बाद आपको ये भी पता है कि जब हम टोटल की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, फाई 1 आपका ES1 है, फाई 1 कितना है आपका, ES1 है। तो जब हम टोटल की बात करेंगे फाई, तो फाई बराबर कितना हो जाएगा आपका, फाई 1 प्लस फाई 2 और प्लस फाई 3। और आप फाई 1 देख लीजिए ES1, फाई 2 देख लीजिए, फाई 2 कितना हो गया, cos 90 मतलब वैल्यू हो गया 0, और फाई 3 देख लीजिए, दैट इज द ES3। तो यहां कितना हो जाएगा, ES1। S1 कितना है, S1 मतलब कौन सा पार्ट है भाई आपका, S1 कौन सा पार्ट है, दिस पार्ट है, ये वाला S1 पार्ट है। इसका एरिया क्या होगा, मान लेते हैं A, तो जाहिर सी बात इसका भी एरिया कितना होगा A, तो कितना ले लिए A और प्लस ES3 भी कितना हो जाएगा EA। यहां से क्या मिल गया हमको, 2EA मिल गया, और ये क्या हो गया आपका फाई टोटल हो गया। और आपको फाई टोटल पता है, क्या पता है, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, Q अपॉन एप्सिलॉन 0 इक्वल टू 2EA। यहां से E निकालिए, तो E बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन 0A, ठीक है, 2 एप्सिलॉन 0A। और आपको ये भी पता है कि सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू Q बाई S, तो Q बाई S मतलब Q बाई A, तो Q बाई A कितना है, Q बाई A, और Q बाई A को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा, तो Q बाई A की जगह क्या लिख लेंगे, सिग्मा, तो कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो आपको क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, आपने निकाल दिया, किसी कारण, डेंसिटी के कारण। मैं फिर से समझा दे रहा हूं, यह क्या है आपका, एक सरफेस है, सरफेस के इतना, सरफेस का एरिया मान लेते हैं S है, कंटिन्यूअस मैनर में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। हमने क्या किया, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण कहां पर, R डिस्टेंस पे एक पॉइंट, इसका नाम है A ले लिया मैंने, और सेम R डिस्टेंस पे एक पॉइंट मैंने क्या ले लिया, B ले लिया, और फिर मैंने एक सरफेस बनाया सिमेट्री के हिसाब से, तो मुझे गॉसियन सरफेस मिला। और गॉसियन सरफेस कैसा दिखने में है, सिलेंडर जैसा है। सिलेंडर को 3 भाग में डिवाइड किया, एक भाग को S1 बोला, इस वाले पार्ट को, और इस वाले पार्ट को क्या बोला, ये वाला जो बीच का पार्ट दिख रहा है और ये वाला पार्ट दिख रहा है, इसको मैंने S2 बोला, और इस वाले पार्ट को मैंने क्या बोला, S3 बोला। अब इस चार्ज के कारण ये चार्ज रिस्पॉन्सिबल होगा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के लिए। अब जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नॉर्मली सरफेस को क्रॉस करेंगे, वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो कहीं ना कहीं आप एक चीज देख रहे होंगे, क्या देख रहे होंगे, कि मैंने 3 सरफेस लिया है, S1, S2, S3। तो मैंने S1 के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला, S2 के लिए निकाला, S3 के लिए निकाला, तीनों को जोड़ दिया तो टोटल फ्लक्स मिल गया। और फ्लक्स बराबर होता है Q अपॉन एप्सिलॉन 0 गॉस थ्योरम। इसके हेल्प से मेरा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डेंसिटी आ गया, ठीक है। तो ऐसे करना है, ओके, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और चीजें डिस्कस करेंगे। इस प्रकार अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ हम लोग मिलते रहेंगे।